नमस्कार, आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और इस बार हम आपके लिए एक विशेष अतिथि लेकर हाजिर हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता है सुरेश रोड़। हरियाणा में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और साथ ही साथ दावा कर रही है कि नायब सिंह सैनी की जो सरकार है प्रदेश में वो भी अस्थिर हो रही है और उस सरकार को जो है गिराने की कोशिश में कांग्रेस का नेतृत्व दिखा, लेकिन उस पर भी अभी संशय बना हुआ है। हमारे साथ सुरेश रोड़ जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय निकाला चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगी। शुरुआत इसी से करना चाहूँगी कि धन्यवाद। हरियाणा में मतदान संपन्न हो चुका है, 4 जून के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कितना आप जता रहे हैं, आपका आकलन, आपकी पार्टी का क्या आकलन है? कितनी सीटें इस बार, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही बुरी तरीके से कांग्रेस हारी थी। नेहा जी, इस बार नरेंद्र मोदी जी की पोल खुल चुकी है जनता के मध्य में और जनता जनार्दन ने 25 मई को एक नारा लगाया, 25 मई भाजपा गई। इस नारे को आगे बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में और करनाल में एक बाई इलेक्शन उपचुनाव था, वहां पर भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस में एक तरह से एक आत्मविश्वास देखने को मिला पार्टी में, जनता के रुझान को देखकर, जनता के मनोबल को देखकर और जनता की नरेंद्र मोदी के प्रति जो इस समय दृष्टिकोण बन पाई है, वो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक रही है। क्योंकि लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी अपना एक तरह से चेहरे का आकर्षण खो चुके हैं आज के समय में। अगर वो आकर्षण कायम होता तो नरेंद्र मोदी अपने चहेते मनोहर लाल खट्टर को कभी चलता नहीं करते हरियाणा की राजनीति से या मुख्यमंत्री के पद से। ये आप मान के चल सकते हैं कि इस बार का, मैं आपको नेहा जी यही बताना चाहता हूं कि जो 25 मई का मतदान था वो 2 धाराओं पे चला, 2 विचारधाराओं पे चला। वो धारा ये थी कि एक नरेंद्र मोदी के पक्ष की धारा थी जिसपे कुछ अंधभक्त अभी भी नरेंद्र मोदी के नाम की पट्टी आंखों पे बांधे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि देश उन्होंने 1947 के कगार पे लगाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी विचारधारा वो लोग हैं जो दूसरी धारा पे चल रहे थे, जो नरेंद्र मोदी को चलता करना चाह रहे हैं देश की राजनीति से। और हरियाणा में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में एक तरह से विधानसभा के चुनाव के रुझान भी अभी से आने शुरू हो गए। लोगों में एक चर्चा हो गई कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 70 सीट कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे, बड़ी मजबूत सरकार बनेगी। जी, लेकिन सुरेश रोड़ जी, चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ये जो कोशिश की गई कि निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाया गया, उस एपिसोड के बाद किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सियासत आगे बढ़ाई। नायब सिंह सैनी की सरकार तो अभी भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। कांग्रेस की इस सियासी रणनीति का कुछ फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखा आपको? नहीं, इस बात को मैं नेहा जी सिरे से खारिज करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कोई पहल नहीं की 3 आजाद विधायकों का समर्थन हासिल करने में, क्योंकि हमें इस समय उनके समर्थन से सरकार बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है जी। क्योंकि 3-4 माह के बाद कांग्रेस पार्टी इस समय 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, माननीय सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के नेतृत्व में 10 सीटें जीतकर और एक बाई इलेक्शन जीतकर हिंदुस्तान की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का इतिहास कायम करने की कदावत में लगी हुई है। हमारे पास तो समय ही नहीं था इन चीजों के लिए। 3 आजाद विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, बिल्कुल आपकी बात सही है। और उस समर्थन देने से क्या नतीजा निकला? उससे यह नतीजा निकला कि प्रदेशवासी अवगत हो पाए कि आज तक सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो पहली बार विपक्ष में आते हुए दिखाई दिए, नहीं तो विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष में जाते थे। और रही बात 3 विधायकों के समर्थन के बाद नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अस्तित्व की, यह सरकार बिल्कुल मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नायब सिंह सैनी जी की सरकार इस समय अल्पमत में है। 90 सदस्यीय विधानसभा में नेहा जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी इस्तीफा दे चुके हैं, रंजीत चौटाला जी इस्तीफा दे चुके हैं और तीसरे हमारे जो अपने एक
मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा। राकेश दौलताबाद जो विधायक थे जी। वो भी एक हमारे बीच में नहीं रहे। तो 3 विधायकों के जाने के बाद 87 विधायक रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास बहुमत पूरा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, जैसे बीच में बात आई थी 2 विधायकों के इनके रिजाइन देने के बाद, जब 88 विधायक रह गए थे नायब सिंह सैनी जी के, उस समय उनको 45 एमएलए चाहिए थे 88 में से, जब ये सिलसिला चला था। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, 45 एमएलए नायब सिंह सैनी जी के पास नहीं थे। कांग्रेस के पास 30 अपने थे। 3 निर्दलीय विधायकों का, जैसे आपने स्वीकार किया कि हमारे को समर्थन मिल गया था जी। तो हमारे पास 33 हो गए। और 33 होने के बाद 10 विधायकों का समर्थन जेजेपी वाले ने खुद बोला, हमने तो बुलवाया नहीं कि हम दे रहे हैं कांग्रेस को, अपोजिशन को। दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया तो 43 यानी 43 एमएलए बन गए। तो 43 के बाद एक जेजेपी वाला के चाचा श्री हैं अभय सिंह चौटाला, और एक कुंडू जी हैं महम से, 2 अन्य विधायक भी थे। ऐसी स्थिति में चुनाव के माहौल में, किसान आंदोलन के दौर में, मुझे ये लगता है, मुझे क्या हर हरियाणा वासी को ये लगता था कि अभय चौटाला जी और कुंडू जी, चाहे वो कितने ही बीजेपी को राज्यसभा की वोट क्यों नहीं देते आए भूतकाल में, लेकिन चुनाव से 3-4 महीने पहले, लोकसभा चुनाव से 2 हफ्ते पहले, वो दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने में परहेज रखेंगे। तो ऐसे में हमारे 30 कांग्रेस, 3 निर्दलीय हमारे पास आ गए, 10 जेजेपी के। अगर वो खरे उतरते हैं जेजेपी के 10 विधायक, वो दुष्यंत चौटाला उनमें से 5 तो पहले ही खट्टर जी के आवास पर देखे गए थे सुरेश जी। जेजेपी नहीं, वो देखे गए, लेकिन उसमें देखिए हमारा रोल नहीं बनता नया जी। जब दुष्यंत चौटाला पार्टी का एक नेता ये कहता है कि भाई हमारे 10 विधायक अपोजिशन के साथ हैं, ऐसे तो देखो वो 10 विधायक 4.5 साल तक मलाई भी खाते रहे हैं जी। हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते। जब एक दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही कि मैं 10 विधायकों का समर्थन अपोजिशन को देता हूं, तो हमारे तो 3 आजादों ने यही बात कह दी। 13 एमएलए हमारे को वो मिल गए, 30 हमारे थे, 43 हो गए ना जी। और 45 में सरकार बनती है। और ऐसे माहौल में जो राजनीतिक विशेषज्ञ है भाई ये कहते थे कि अभय चौटाला और कुंडू भी कहीं नहीं जाएंगे, तो हमारे 45 बन जाते हैं और बीजेपी पे 43 रहते हैं। तो फिर एक नई बात चली, प्रदेशवासियों को ये बताना जरूरी है कि नई उन्होंने बात चला दी कि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं, 6 महीने का कोई रूल नहीं है। 6 महीने तक सेशन नहीं बुलाया जाता। एक ये प्रथा है जी कि एक बार जैसे आज सेशन आ गया तो अगला सेशन 6 महीने बाद बुलाएंगे। लेकिन अगर गवर्नर साहब को, महामहिम को, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा 45 एमएलए का एक समर्थन पत्र सौंप देते उस समय में, अगर जेजेपी के 10 विधायक खड़े उतरते और अभय चौटाला और कुंडू जी भी खड़े उतरते और 45 एमएलए का समर्थन पत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनको दे देते महामहिम जी को, तो 24 घंटे के अंदर संविधान की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए गवर्नर साहब को यानी राज्यपाल जी को सेशन बुलाना पड़ता और बहुमत का एक तरह से साबित करने का अवसर नेता प्रतिपक्ष को देना पड़ता और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा शपथ ले सकते थे। हमने इस, मैं एक उसको कवर करता हूं, हमने इस सारे सिलसिले को देखकर जेजेपी को एक बार फिर बेनकाब किया। जैसे वो शुरू में कहते थे ना कि हमने तो बीजेपी से पहले हुड्डा साहब को ऑफर दिया था जी, वीडियो ऑडियो की बात आई थी। एक बार उन्होंने फिर झूठ बोलने की कोशिश करी। अगर उन पे 10 एमएलए का समर्थन नहीं था दुष्यंत चौटाला के पास, तो उन्होंने 10 एमएलए अपोजिशन के साथ होने की बात कह के प्रदेशवासियों को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुमराह करने का षड्यंत्र क्यों रचा। कांग्रेस पार्टी तो चट्टान की तरह अपने 30 एमएलए के साथ खड़ी है, 3 निर्दलीय भी साथ खड़े हैं, लेकिन आए कौन नहीं, वही 12 विधायक, 10 जेजेपी के, एक उनके चाचा श्री अभय चौटाला जी और एक कुंडू जी। अगर 12 एमएलए भी आ जाते तो नायब सिंह सैनी की सरकार चली जाती। प्रदेशवासियों को मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यही बताना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर की सरकार को चलता करने में कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं आती। चाहे पहले की बात हो, अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आए, कांग्रेस के एमएलए चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे को जो समर्थन देने की बात कही थी वो पीछे हटके वो अपनी बात पे खड़े नहीं उतरे। हमारी इसमें कहीं पर गलती नहीं थी, ना कोई कमी थी जी।
लेकिन कहीं ना जी कहीं आप ये कह रहे हैं कि लहर जो है वो कांग्रेस की बनी हुई है, इसीलिए जो निर्दलीय विधायक है वो सत्ता पक्ष से छिटक कर विपक्ष के पास आ गए, कांग्रेस के पास आ गए। इस हफ्ते हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, कांग्रेस से एक बड़े उलटफेर का दावा कर रही है। और इसी दावे की सच्चाई समझने की कोशिश हम कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड के साथ कर रहे हैं। सुरेश जी, मैं समझना चाहूँगी कि चलिए आपने कोशिश की और लेकिन आप ये मानते हैं कि जनता का साथ आपको मिल रहा है। मैं अब आ जाती हूँ कुरुक्षेत्र की सीट पर, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। नवीन जिंदल पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। नहीं जी, मैं आपको बेबाकी से एक बात बताना चाहता हूँ नेहा जी। 2014 के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार में आए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, ब्रह्म सरोवर के पावन तट के ऊपर एक रैली के मध्य में एक बात कही थी। कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं वो कोयला चोर है। राहुल गांधी जी का नारा था चौकीदार चोर है, लेकिन कई बार चौकीदार चोर भी किसी हमारे नेता को चाहे बदले की भावना से ही सही कोयला चोर बोल के गए थे, और वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में बोल के गए थे। हमने अपनी जवाबदेही को और पारदर्शिता को जिंदा रखा। कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी जी के 14 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण से लेकर और 2024 के इस आम चुनाव तक जब नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल जी को टिकट देकर कुरुक्षेत्र में भेजा, उस दिन तक यानी पूरे 10 साल नवीन जिंदल को बूथ स्तर से लेके ब्लॉक, प्रदेश या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं। क्यों नहीं दी? कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हमारे एक नेता को कोयला चोर कहा है और देश का प्रधानमंत्री अगर अपने मुंह से ये बात बोल के गया या 10 दिन पहले बोल के गया, वो बाद में प्रधानमंत्री बन गए, सरकार उनकी है, और कोयले का घोटाला भी बहुत बड़ा उन्होंने बताया था नरेंद्र मोदी जी ने कि वो जांच करा के इनको दंडित करेंगे जी। कुरुक्षेत्र के, हरियाणा के लोग और कांग्रेस के लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होने दो। अगर नवीन जिंदल की उपयोगिता या उनकी सार्थकता इतनी होती, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है उनके जाने से, तो वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। और ये बात में कोई ये नहीं है कि आज वो हमारे मध्य में नहीं है, मैं आज कह रहा हूँ। मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। उनकी धर्मपत्नी सालू जिंदल जी ने सबसे पहले 2004 में मेरे गांव पबनावा में, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा का सबसे बड़ा गांव है, तो पबनावा गांव में जनसभा की थी। उन्होंने ये कहा था, आज भी मेरे पास वीडियो है उनकी, ये मेरी पहली पॉलिटिकल सभा है। नवीन जिंदल जी ने मेरे गांव पबनावा में हेलीकॉप्टर उतारा और मुझे कैथल तक बिठा के लेके गए। यानी हमारे संबंधों में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे अपना धर्म निभाते हुए, पार्टी मेरी माँ की तरह है, तो मैंने आपसी संबंधों का ध्यान नहीं रखना, मैंने जो सच्चाई है वो बतानी है। तो नवीन जिंदल जी के जाने से हमारे को नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ, क्योंकि वो 10 साल सांसद तो बनकर बैठे रहे, लेकिन जिस नेता पर ऐसे आरोप लगते हों, जिस पे कोयला घोटाले के आरोप खुद नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति ने लगा दिए, जिस पे खुद चौकीदार चोर का आरोप है, मतलब जिंदल घोटाला करे और राहुल गांधी जी उसकी सफाई दें, तो कांग्रेस का कोई भी निष्ठावान कार्यकर्ता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो ये कहते हैं कि इनको अपना व्यापार करने दो, और जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो रेस के घोड़े हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए पार्टी को। क्या ये भी वजह हो सकती है कि कांग्रेस की जो उदासीनता नवीन जिंदल जी के प्रति रही, इसी वजह से वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए? पूरा परिवार जो है, जिंदल परिवार, वो बीजेपी में शामिल हो गया। नेहा जी, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पार्ट 2 इसको हम कह सकते हैं। जिंदल से भी ज्यादा विरोध जो है वो नरेंद्र मोदी जी का है। जिंदल के बारे में हमने कोई नरमाई नहीं बरती। आपके इंटरव्यू में जो बात थी वो मैंने बेखूबी बोली। कांग्रेस के टाइम में भी उनका कोई ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी सूद नहीं ली। ये हमें उनको मलाल रहा है। तब भी हमने पार्टी को, मैंने तो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिंदल के खिलाफ, जब वो हमारे सांसद भी थे। और किस लिए की कि वो संसद में हमारी समस्याओं को ठीक से नहीं उठा पा रहे। लेकिन अब जो आपने सवाल किया,
मैं ये बताना चाहता हूँ नेहा जी ईमानदारी से, बीजेपी की कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नवीन जिंदल के नाम की सूची आने से 10 दिन 15 दिन पहले तक पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में नहीं पूरे हरियाणा में एक चर्चा थी, अगर नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आ जाते हैं कुरुक्षेत्र से तो वो खुले मतों से सांसद बनेंगे, उनको वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आम चर्चा थी, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से। इसका मतलब नवीन जिंदल की हवा नहीं थी, लेकिन लोग ये कह रहे थे भाई जब अगर वो कोयला चोर होता तो नरेंद्र मोदी उसको जेल में डाल देता अब तक। इसका मतलब वो आरोप झूठे थे, जैसे दूसरे आरोप लगाए थे उस समय कांग्रेस पार्टी के ऊपर नरेंद्र मोदी एंड पार्टी ने, चाहे अन्न आंदोलन भी क्यों नहीं था। मैं आपको एक बात और कवर करता हूँ, अन्न आंदोलन भी विवेकानंद फाउंडेशन जो आरएसएस की है उसके द्वारा प्रायोजित था। अन्न आंदोलन एक तरह से आरएसएस और बीजेपी का आंदोलन था। कांग्रेस सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हथियानी थी, इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता था। इन्होंने अन्ना हजारे जैसे नए लोगों को आगे कर दिया, सामाजिक चेहरे बना के आगे कर दिया, लेकिन वो आंदोलन प्रायोजित बीजेपी से था। उसमें उसी आंदोलन से उपजी पार्टी के साथ आपका जो है हरियाणा में जो गठबंधन है, उससे पहले वो बात रह जाएगी, इस बात पे भी आते हैं नेहा जी। एक बात आपने जो मेरे से पूछी थी जिंदल के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ नवीन जिंदल जी के बारे में एक चर्चा थी, अगर कुरुक्षेत्र से वो कांग्रेस की टिकट लेकर आ गए तो वो भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन के आए उस दिन वो नारा या तो कभी मोदी ने लगाया था 2014 में, 10 साल बाद 24 में कुरुक्षेत्र की धरती पर कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के जागरूक बहन और भाइयों ने लगाया, शंख बजा बजा के लगाया, जो हिंदू धर्म का प्रतीक होता है। लोग मार्केट में शंख लेके ब्रह्म सरोवर के तट पर शंख बजाते थे, जो पूजा के बाद बजाया जाता है, और 2 नारे लगते थे कि नवीन जिंदल कोयला चोर और चौकीदार चोर है, ये वो बात बोलते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के पास जाने के बाद नवीन जिंदल भी निपट गया। यानी मोदी जी का इतना भारी विरोध है जनता में कि जो नवीन जिंदल कांग्रेस की टिकट पर विजयी माना जाता था कि ये तो खुले मतों से जीत जाएगा, जैसे ही वो बीजेपी के पास पहुंचा लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको एकदम नकार दिया। इससे यह साबित होता है जो बात मैंने शुरू में कही थी कि इस बार 2 तरीके का वोट 25 मई को हरियाणा के बूथों पर डला। एक जो अंधभक्त थे जिनकी आंखों में पट्टी बंधी थी, जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में देते नजर आए, और दूसरा जो वोट था, जो अधिकतम वोट था, वो था जो नरेंद्र मोदी को प्रजातंत्र और संविधान की दुहाई देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी से चलता करते हुए नजर आए। 2 तरीके का वोट था, जो भी नरेंद्र मोदी के पास गया उसको जनता ने निपटा दिया, ये बात जी। तो कुरुक्षेत्र से अब जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहिए? कांग्रेस ने आपने कहा जी, आपने कहा कि एक साजिश के तहत वो आंदोलन हुआ और उसके बाद जो है कांग्रेस के खिलाफ ये साजिश की गई सत्ता से बेदखल करने के लिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी के तहत आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र में आपको उनका पूरा समर्थन करना पड़ रहा है? देखिए, वो हम तो हर रोज में डिबेट्स पे बैठते हैं, बीजेपी की तरफ से एक ही बात कही जाती थी कि ये वो लोग हैं आप पार्टी वाले जो शीला दीक्षित जी पे बड़े बड़े आरोप लगाते थे, आज ये आप इनके साथ गठबंधन कर रहे हो। तो मैं हर डिबेट पे, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं ही नहीं मेरे सारे साथी भी, प्रवक्ता लोग भी, हमारे बड़े सीनियर नेता भी, याद रखिए जितने नेता, सब एक ही बात कहते हैं कि हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है आप पार्टी के साथ। हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन है, जितनी भी पार्टियों के साथ हर प्रदेश में है नेहा जी, वो मजबूत है। और इसका जो आपने मेरे से सवाल किया, मैं उसका एक तरह से जवाब ये इस तरीके से देना चाहता हूँ। वो जो भी था भूतकाल में, मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे से जब ये सवाल पूछते हैं, मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हमारे बड़े सीनियर नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाने वाले लोग, चाहे वो आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, ठीक है जी, मैं बड़ी बेबाक तरीके से आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। आज अगर वो हमारे साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी का तो इतना बड़ा दिल है। एक बार पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने विपक्ष के तौर पर अपने एमपीओं को रिजाइन कराकर और इनके 2 एमपी बनवाए।
तो ऐसे में ये हमारे लिए खुशी की बात है कि भूतकाल में कांग्रेस पार्टी पे उंगली उठाने वाले नेता या पार्टी आज हमारे साथ खड़े हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो भूतकाल में कांग्रेस के ऊपर अन्ना आंदोलन में आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे। अगर कोई कहता है कि भी फिर क्यों लगाए थे, मैंने कहा वैसे तो ये प्रश्न केजरीवाल जी से बनता है पूछना, तो कांग्रेस से नहीं बनता। लेकिन फिर भी हम ये समझ सकते हैं जिस नरेंद्र मोदी ने सारे देश को भ्रमित कर दिया, तो केजरीवाल जी भी भ्रमित हो गए होंगे। वो भी एक इंसान है, कोई उनका ये तो है नहीं कि वो कोई नहीं, पर एल्युमिनियम की केजरीवाल अब सीधे सीधे बोल रहे हैं कि गठबंधन की है, कोई पूरी जिंदगी भर का समझौता तो किया नहीं है, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद कोई एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को। और उसके बाद और समझते हैं कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ जो करनाल की लोकसभा सीट है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से उतर रहे हैं, उनकी जीत को या फिर उनकी हार को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या दावा कर रहे हैं हम हरियाणा की सियासत की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन बहुत उलटफेर यहाँ पर भी दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को यहाँ पर सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और 400 पार का जो नारा, वहाँ उस नारे में हरियाणा भी जो है अपना योगदान देगा बीजेपी को नुकसान में, ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र के बाद मैं अब सुरेश जी आपसे करनाल जो लोकसभा सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उस पर भी आपसे समझना चाहती हूँ कि करनाल सीट को लेकर तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। नहीं, देखिए करनाल में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर अगर आप बूथों की रिपोर्ट आपने खंगाली हो तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बुद्धि राजा जी को भारी समर्थन मिला है जी। जहां पर बीजेपी का वोट बैंक रहा है या उनके कोई प्रभावशाली नेता, किसी कोई मंत्री है उनकी सरकार में, कोई एमएलए है, विधायक, उसके गांव में थोड़ा बहुत आप छोड़ दीजिएगा, 70-80% जगह बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। क्योंकि मैं वहाँ का पार्लियामेंट्री मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ करनाल लोकसभा का, और मुझे एक हफ्ता वहाँ पर लास्ट में मैंने जब से मुझे बनाया गया तो मैंने वहाँ मीडिया के साथियों के साथ डिटेल में डिस्कशन किया और मैंने आइडिया लिया। तो करनाल सीट भी हम जीतेंगे। इसमें स्पष्ट बात यह है कि किसान आंदोलन में मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अत्याचार किए हैं और हर वर्ग पे किए हैं, चाहे, और ये हमारा जो क्षेत्र है नेहा जी, ये करनाल कुरुक्षेत्र का या हरियाणा का, जैसे आपने कहा कि हरियाणा एक छोटा प्रदेश आप कह सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, बट एक राजनीतिक प्रदेश है और हम हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा और दशा दोनों बदलकर रिकॉर्ड कायम करने का जिम्मा जो है वो हरियाणा का हमारा रहा है। और इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। ये 4 जून को साबित हो जाएगा। और हमारी बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि आज खट्टर साहब कर्मचारियों को धमकाने की बात भी कर रहे हैं 2-3 दिन पहले से, पोलिंग से भी पहले करने लगे थे कि 4 जून के बाद मैं देख लूंगा। ये कोई किसी पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। शालीनता इनके लोगों में वैसे कम है, हम डिबेट भी अक्सर देखते हैं तो, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसे बातें सुन के बड़ा अजीब लगता है। और आप 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते हैं और आज कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी पहले की सरकारों के लगे हुए हैं। फिर आपने 10 साल में क्या किया? आपके कर्मचारी, आपका प्रशासन, आपकी ही जिम्मेदारी आपने सख्त ले रखी। और जो व्यक्ति 70 साल के लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र के बाद भी नेहा जी चुनाव संपन्न नहीं करा सकते सही तरीके से, तो ऐसे लोगों को फिर सत्ता छोड़ देनी चाहिए जी। मुझे तो हैरानी अगर ऐसे लोग आजादी के समय में पैदा हो गए होते गलती से, तो ये तो देश को स्वतंत्र होने में बड़े विघ्न डालते। ऐसे लोगों के भरोसे आप 2 कदम भी नहीं चल पाते हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी। तो जैसे इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने अंग्रेजों की जासूसी की, वही है साबित कर रहे हैं। अरे 70 साल के बाद आपके पास पूरा ढांचा खड़ा है, प्रशासनिक ढांचा, स्टाफ है, सब कुछ है, सारा कुछ पूर्ववर्ती सरकार देगी और आप चुनाव नहीं करा पा रहे। इतनी हैरानी की बात है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ हो गई है, फिर आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप पाकिस्तान को क्या लाल आंख दिखाओगे अगर आप चुनाव नहीं करा पाते?
अब पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि पंजाब में एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और यू टर्न लेके वापिस आ जाते, और हमारे वहां पर उस समय चन्नी साहब मुख्यमंत्री होते थे, एयरपोर्ट पे संदेश छोड़ते हैं कि अपने सीएम को कह देना मैं जान बचाकर वापिस जा रहा हूं। हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री जिनके लिए इंडिया का हर स्टेट बराबर है, हर भाई और बहन बराबर है, उन्होंने शपथ लिया है जान और माल की रक्षा करने के लिए प्रत्येक देशवासी की, और वो पंजाब में बिना चुनावी सभा को संबोधित किया यू टर्न लेके वापिस चले जाते। तो क्या संदेश जाता है? नहीं, यहाँ तो कांग्रेस की कितनी किरकिरी हुई थी सुरेश जी। मसला पंजाब का है, मुख्यमंत्री पंजाब में थे कांग्रेस के, लेकिन किरकिरी तो कांग्रेस की सरकार की हुई थी कि वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करा पाने में नाकाम रहे, और इसकी वजह से उनको अपनी पार्टी में किरकिरी का सामना करना पड़ा था। सुरक्षा व्यवस्था तो प्रधानमंत्री की एसपीजी होती है, और एसपीजी का एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहा जी, एसपीजी के एक नॉर्म्स हैं, जहां जिस वीआईपी के पास एसपीजी सिक्योरिटी है उसको किसी भी प्रदेश में एंटर करते ही एक विशेष सुरक्षा सुविधा मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसमें किसी चीफ मिनिस्टर की या किसी राज्यपाल की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर एसपीजी सुरक्षा का वीआईपी कहीं भी एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक वो फैसिलिटी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर आपके फोन पे 5G की फैसिलिटी है तो वो चाहे मोहाली में जाओ चाहे कहीं जाओ, जो वो 5G का अपने आप ही आपको नेट का डाटा जो है उपलब्ध कराएगा, वो 2G का नहीं कराएगा जी। लेकिन कोऑर्डिनेशन तो स्टेट पुलिस के साथ करना ही पड़ता है ना। ये तो जो प्रधानमंत्री की जो है ना जी, जी कोऑर्डिनेशन तो स्टेट पुलिस के साथ करना ही पड़ेगा ना, फिर भी हर हाल नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। प्रदेश की कोई भी यूनिट, कोई भी एसएसपी या एसपी, आईजी, डीआईजी मना नहीं कर सकता। ये तो एक रूल है, एक सिस्टम है ये बना हुआ जी। तो बात ये थी कि उसमें एक तरह से किसान आंदोलन का दौर था जी, और वहां पर मोदी को वो पूछा जाता कि आपने 3 काले कानून क्यों बनाए हैं। आपने जमाखोरी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कभी बैन की थी, ताकि हर एक बहन और भाई का पेट सस्ते अनाज पर भरा जा सके, कोई भी भूखा ना सोए, और जो हमारे स्मगलिंग करने वाले जो ऐसे लोग थे उन पे नकेल डाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून बनाकर सबसे पहले जमाखोरी को ओपन कर दिया। आज ये हालात है कि 20-25 रुपए में पूरे हिमाचल में सेब एप्पल ऑर्चर्ड किसानों से खरीदा जाता है और वो 150, 200, 300 रुपए तक बेचा जाता है। 3 गुना रेट सेब के हो गए हैं। इस 3 काले कानूनों का ये प्रतिकूल प्रभाव है। आप जम्मू कश्मीर में जाइएगा, ये 376 हटाने की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट की मार्केट पे अदानी और अंबानी का, जैसे हिमाचल में सेब और जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट पे कब्जा हो चुका है। ये तो हरियाणा और पंजाब के किसान थे जिन्होंने इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। उन्होंने 750 किसानों की शहीदी देकर इनको कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन कामयाबी तो देखिए उसके बाद भी इन्होंने आंदोलन उठा दिया और एक वादा कर दिया कि हम इन तीनों कानूनों को लोकसभा में बिल पास करके राज्यसभा में कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने किए भी वादा खिलाफी की है। अभी भी ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। वो कांग्रेस को किसानों का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया है कि हम सबसे पहले स्वामीनाथन लागू करेंगे, एमएसपी के रेट पर कानून बनाएंगे, और तीसरा कानून जो मैंने जैसे कहा ये भी बनेगा, अगर किसी ने एमएसपी से 1 रुपया भी या 1 पैसा भी कम किसान की फसल को खरीदने की जरूरत की तो उसको जेल के अंदर ठोकने का प्रबंध भी कांग्रेस पार्टी कानून के जरिए करेगी, ताकि मोदी जैसे लोग अगर आगे आ गए तो इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। हम पक्का काम करेंगे इस बार। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है और इसी लहर के बलबूते जो है कुरुक्षेत्र में जो आपके उम्मीदवार हैं वो भी जीत जाएंगे। कांग्रेस तो 10 की 10 सीटें जो है वो गठबंधन की। जी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके लहर के बलबूते तो है ही हैं, और हम इसके बावजूद जीतेंगे कि कुरुक्षेत्र में, करनाल में इन्होंने वोट कटवा पार्टियों को भी भेजा है। INLD है एक पार्टी हरियाणा में, आप जानते होंगे, अभय सिंह चौटाला हैं जी। वो उंगली कटाकर शहीद होते हैं किसानों के नाम कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। अरे भाई, आप विधायक इस्तीफा देने के लिए नहीं बनते। फिर तो कांग्रेस के विधायक भी अगर उसकी तरह इस्तीफा देके घर आ जाते, ये तो 3 की जगह फिर 300 काले कानून बना देते। नेहा जी, हरियाणा में भी बना देते सेंटर की तरह जी। आप विपक्ष के तौर पर
सरकार का विरोध करने के लिए विधानसभा या संसद में जाते हैं। लेकिन आपने पहले ही कहा ना कि आपने इस्तीफा एक्सपोज देने कर के लिए दिया, जाते हैं। कांग्रेस ने एक्सपोज कर दिया जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के सरकार से निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने फिर एक रणनीति के तहत इन सभी को एक्सपोज कर दिया है कि ये सब जो है बीजेपी की बिल्कुल एक्सपोज किया। और एक बात और मैं कहने लगा था नेहा जी, अभय सिंह चौटाला जी लंगर तो खाते हैं किसानों के, भंडारे में तो रोटी खाते हैं किसानों के धरनों पे बैठ के, भाई मैं किसान हूँ, और वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ पास किए। जी, इसका जवाब यही हाल हरसिमरत कौर का था। तो हमने वो करनाल कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला भी खड़े थे वोट काटने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1 लाख से कम वोट मिलेंगे अभय सिंह चौटाला को, तो जनता ने नकार दिया। लोग समझ चुके हैं ये मोदी के इशारे पर आए हैं। बिल्कुल, ये चुनाव कहीं ना कहीं चाहे वो INLD हो चाहे वो JJP हो, इन दोनों पार्टियों के लिए भी बहुत अहम देखा जाएगा जो नतीजे सामने आए हैं। ये निपटा दिए। मैं एक बात और कहता हूँ नेहा जी, एक बात 1 सेकंड की और कहता हूँ, ये जो 25 मई की पोलिंग हुई है, ये जो चुनाव था या लोकसभा चुनाव 2024 था, ये हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों INLD और JJP के समापन समारोह के लिए भी याद किया जाए। सुरेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अशोक तंवर बीजेपी में चले गए, वो भी कांग्रेस के का ही चेहरा थे, राहुल गांधी के कभी खास भी रहे हैं, वहां पर उनको फाइट दे रही कुमारी सैलजा। कहीं ना कहीं पार्टी में फूट की वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान पिछले चुनाव में उठाना पड़ा था। अब क्या पूरा एकजुट होकर पार्टी फाइट दे रही? अशोक तंवर तो एक ज़माने में आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, दावा करते हैं कि सिरसा दोबारा से वो जीत रहे हैं। देखिए, अशोक तंवर जी पुराने कांग्रेसी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो NSUI, IYC और इवन स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और शायद एक बार AICC में सेक्रेटरी भी उनको बना दिया गया था। दलित नेता के तौर पर पार्टी ने जितना उनको महत्व दिया, शायद ही किसी नेता को इतने कम समय में दिया। और लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि उनको मजबूर किया गया। नहीं, उनको देखिएगा, एक व्यक्ति देखिए नेहा जी, महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है, सब में होती है आगे बढ़ने का, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा अगर किसी को मिल जाता है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बताता हूँ। जरूरत से ज्यादा क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए इसलिए जरूरत से ज्यादा? नहीं, आप ये देखिएगा, NSUI, IYC का प्रेसिडेंट, AICC के सेक्रेटरी, फिर प्रदेश अध्यक्ष, तो बहुत कम समय में उनको इतने बड़े पदों पर रखा गया। तो उसके बाद क्या है कि 2019 में मैं पार्टी के संगठन की राजनीति करता हूँ। AICC की तरफ से मेरी कई जगह कई प्रदेशों में ड्यूटी रहती है, तो मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है, अगर अशोक तंवर जी कांग्रेस पार्टी से दूर हटे, वो 2019 के टिकटों के वितरण को लेकर लगे आरोपों के कारण गए। अगर वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते, उनको 2 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद पार्टी हाईकमान तलब करने जा रहा था। उन टिकटों में गंभीर आरोप थे। कई बार आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो ये सोच लेते हैं सब कुछ मैंने ही करना है, लेकिन ये रीजनल पार्टी नहीं थी। शायद किसी अभी तक पत्रकार साथी ने ऐसा सवाल या तो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से नहीं पूछा, और अगर पूछा है तो कोई प्रवक्ता शायद इस विषय पे बोल नहीं पाया होगा। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ ये बात जी। अशोक तंवर जी 2019 में टिकट वितरण के जो आरोप थे, हाँ, टिकट वितरण के जो आरोप थे उनके ऊपर, उसमें घिर चुके थे। और पार्टी में अनुशासन है, पार्टी में टिकट मेरिट पे दिए जाते हैं। शायद वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं थे, और वो इससे पहले वो दाएं बाएं चले गए। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस मुख्यालय के आगे ही कई बार आदमी एक्सक्यूज ले लेता है कि मेरी अनदेखी हुई है, ये हुई है, और वो अचानक छोड़ के गए एकदम। उससे 2-10 दिन पहले तक उनका कोई ऐसी बात नहीं थी जी। तो और उसके बाद प्रदेश में तरह तरह की चर्चा भी हुई है। और दूसरी बात मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ, जो दलित प्रेम बीजेपी के साथियों को उमड़ता है, वो कहते हैं ये प्रचार बीजेपी के IT सेल का कि उनको मजबूर कर दिया। मैंने बीजेपी के कई प्रवक्ता साथियों को तब भी टीवी पे पूछा, अशोक तंवर जी का दलित प्रेम आज से आपका अगर इतना उमड़ा है, तो उनसे बड़ी नेता कांग्रेस में जो दलित भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, कुमारी सैलजा जी हैं, तो वो दलित नहीं है क्या? वो महिला भी हैं, और वो इतनी सीनियर हैं। आपका दलित प्रेम सिर्फ अशोक तंवर से है या कुमारी सैलजा जी से भी है? कोई जवाब नहीं आता।
दूसरी बात मैं ये पूछता हूँ बीजेपी के साथियों से, आईटी सेल जो उनका परोसती है एजेंडा, जब अशोक तंवर जी को एनएसयूआई, आईवाईसी या हरियाणा का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, क्या नरेंद्र मोदी और खट्टर जी ने जगह जगह सड़कों के ऊपर, जैसे आजकल गर्मी में छबील लगती है, तो छबील लगाई, टेंट लगा के लड्डू बंटवा दिए थे क्या, मिठाई बंटा दी थी भाई, दलित के बेटे को श्रीमती सोनिया गांधी राहुल जी ने आज एनएसयूआई का प्रधान बना दिया, आज इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रधान बना दिया पूरे देश का, क्या इन्होंने कहीं लड्डू बांटे हैं? तो ये दलित प्रेम सिर्फ जहां इन्होंने लोगों की भावनाओं को प्रभावित करना हो, वहां पर ये ऐसी बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े सातिर हैं इस मामले में। ये भोजन के आयोजन की पार्टी है, जहां पर बैठक, चर्चा, ये बातें होती हैं और काम इन्होंने कोई करना नहीं होता, इन चर्चाओं का ही खाते हैं ये लोग, लेकिन और इन चर्चाओं के दम पे 9.5 साल इन्होंने निकाल दिए। ठीक है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें तो सुर्खियों में पूरे समय ही रही हैं। कुमारी सैलजा गुट से भी यही आवाजें उठती रही हैं जो अशोक तंवर आरोप हुडा के खिलाफ लगा नहीं, वो नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी के आरोप हैं। अब देखिएगा अनिल विज जी के साथ क्या हुआ। अपने रोहतक से इनके एक प्रत्याशी हैं अरविंद शर्मा जी, सांसद भी हैं, अभी प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद भी हैं। उन्होंने खट्टर जी के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाई। उन्होंने मनीष ग्रोवर जी, इनकी सरकार में मंत्री थे, उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, लेकिन वो कभी बीजेपी वाले जिक्र नहीं करते। और बाकी जो इनके लोग, अनिल विज जी खट्टर साहब के बारे में क्या बोलते हैं। रामविलास शर्मा जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो एक तरह से मंच के ऊपर कैसे बोलते हैं कि बाग किसी ने लगाया और पेड़ किसी ने लगाया और फल कोई खा रहा है। इनकी जैसे कोई होते थे ना पहले, वो कवि की भाषा में बातें करने वाले लोग, इनकी तो भाषा दूसरी है। ये सीधे आरोप भी लगाते हैं और सब कुछ समझते भी हैं एक दूसरे को, लेकिन वो मीडिया को भड़क नहीं लगने देते, या मीडिया आगे नहीं इनकी बातें दिखाते। एक आखिरी सवाल तो यहाँ पर नेहा जी, मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी एकजुट है और यहाँ पर कोई नेताओं में हमारे मतभेद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का टिकट इस बार मेरिट पर इतने बढ़िया दिए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें बधाई देते हैं कि आपकी पार्टी कांग्रेस ने सुरेश जी इतने बढ़िया टिकट बांटे हैं मेरिट के ऊपर। बीजेपी में तो एक नारा लगा है अभी हरियाणा में ना नेहा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि नारा 400 पार का और उम्मीदवार उधार का, ये हर जगह नारा लगा है। 6 उम्मीदवार इनके उधार के हैं जी। 9.5 साल से ये सत्ता में है, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, कैंडिडेट है नहीं। एक सवाल राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हरियाणा में कितना प्रभावी रहा? कांग्रेस पर आरोप कि अनादर किया, अपमान किया आयोजन में शामिल ना होकर, प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में। जी, पहली बात तो नेहा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग वहां पर शामिल नहीं हुए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारी सोशल मीडिया की हेड बहन सुप्रिया श्रीनेत जी के साथ राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। इनसे पहले गए, 2 दिन पहले गए इनसे, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि इनका राम मंदिर से कोई सरोकार नहीं है। हम हिंदू हैं और इन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है, सीता राम का अपमान किया है अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके। और तीसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, राम मंदिर का इनसे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। राम मंदिर आज अगर प्राण प्रतिष्ठा करना या वहां पर भवन बनना, इसमें जो योगदान है इस स्टेज तक, इस चीज को इस लेवल तक लेके आने का, वो श्री राजीव गांधी जी का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। 1985 में स्वर्गीय भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी ने रामायण का सीरियल शुरू कराया रामानंद सागर जी को कहकर। युवा पीढ़ी को भगवान राम जी के बारे में अवगत कराया गया रामायण में। और जब रामायण का सीरियल, नया जी आपको भी ध्यान होगा, जब चलता था तो इंसान की तो बात छोड़िएगा, पशु और पक्षी भी एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते थे। रामायण जब चलती थी सन्नाटा छा जाता था गलियों में जी। वो दौर था राजीव गांधी जी का। ये 1985 की बात बताई है, 1 मिनट में मैं कवर करता हूँ जी। 1985 के बाद 1986 आया तो राजीव गांधी जी ने रामलला के दरवाजे खुलवा दिए वहां पर, यानी हिंदुओं को भगवान श्री राम के, रामलला के, सीताराम के दर्शन करने का सुअवसर प्रदान कर दिया जी। सदियों से बंद विवादित ढांचे के ताले खुलवाकर राजीव जी ने ही हिंदुओं को एक मौका दिया
राम भक्त होने का अपना प्रमाण दिया और हिंदुओं को पूजा अर्चना की एक तरह से परमिशन दे दी, वहां पर इजाजत दे दी। ये बात होगी। उसके बाद 89 आया। 89 में विश्व हिंदू परिषद को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी। और यही नहीं, उस समय के होम मिनिस्टर सरदार बुट्टा सिंह जी को विश्व हिंदू परिषद के उस समारोह में वहां पर भेजा और सरदार बुट्टा सिंह यानी होम मिनिस्टर भारत सरकार के साथ में बैठकर वहां पर शिलान्यास कराया गया। और आरएसएस और बीजेपी के लोग विश्व हिंदू परिषद का विरोध कर रहे थे कि इन्होंने हमारे को नहीं बुलाया, उनका इंटरनल मैटर था, कांग्रेस का लेन देन नहीं था। और यही नहीं, अपने स्वर्गवास से एक आधा घंटा पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी जी ने उस लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप फैक्ट चेक करोगे तब ये कहा कि मेरा सपना है राम राज्य लेके आना और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में भव्य मंदिर बनाना। सिर्फ हमारे से एक गलती हुई है, एक कमी रही है, वो भी मैं बताता हूँ बेबाकी के साथ। क्या रही है कि कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी के इतने भगवान मंदिर के लिए, श्री राम जी के मंदिर के लिए इतने काम करने के बाद भी एक तो रथ के ऊपर चढ़ के भगवान राम के नाम से चंदा नहीं मांगा, बस जैसे बीजेपी वाले पर्ची काटते हैं भंडारे की तरह कि राम जी के वहां से आए चंदा दे दो, और एक वोट नहीं मांगे। दो कमियां कांग्रेस ने रही है और इस कमी को हम स्वीकार करते हैं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। भगवान श्री राम का राजनीतिकरण कांग्रेस ने न किया, न आगे करेंगे। लोग धीरे धीरे सच्चाई समझ जाएंगे, हम राम भक्त हैं और ये राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुरेश जी, आपने समय निकाला चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम के बारे में कोई भी सुझाव या फिर आप कोई शिकायत भी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक अवश्य भेजें। नमस्कार।